Assalamu alaikum. Welcome to the psychology lectures. I hope you all are doing fine. I am also doing fine. And welcome to the 2023. अब हम लोग कर रहे हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या? आप सबसे पहले हम ना इसकी इटियोलॉजी समझ लेते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट कि इसमें एक बच्चा जो है वो एक्टिवली अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं कर पाता, इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता अपनी केयर गिवर्स के साथ, अडल्ट केयर गिवर्स या पेरेंट्स के साथ। और वो क्यों नहीं कर पाता, इसकी इटियोलॉजी हम ना पढ़ लेते हैं। इसकी एटियोलॉजी जो डीएसएम में दी है ना, वो ये चीज़ है कि बच्चा जो सा है मे बी वो सोशली निगलेक्ट हुआ है, या फिर मे बी वो और ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो सा है ये को-अकर भी हो सकता है डेवलपमेंटल डिलेज़ के साथ। हाँ, स्पेशली अगर डिले जो है वो कॉग्निशन और लैंग्वेज में हो। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि स्टीरियोटाइपीज़ भी हो सकती हैं उस बंदे पे, या फिर सीवियर निगलेक्ट हो सकता है, लाइक माल न्यूट्रिशन, या फिर उसकी नीड्स, उसकी जो सी प्रॉपर एक बच्चे की नीड होती है वो नहीं अच्छे से फुलफ़िल की गई, उसकी केयर जो सी है वो नहीं अच्छे से हुई बच्चे की बचपन में। अब अगर हम फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट में क्या है कि ओरल स्टेज जो सी होते हैं ना, उस ओरल स्टेज में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है उस बच्चे का अपने केयर गिवर के साथ, अपनी मदर के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ। अगर उस स्टेज में उसको वो वाला वो केयर ना मिले, वो ग्रेटिफिकेशन ना मिले जो उसको उस स्टेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस बच्चे की नीड्स हैं उस स्टेज की, तो फिर क्या होता है, वो बच्चा वहाँ पे फिक्सेट कर जाता है और फिर कहीं ना कहीं उसकी इनहिबिशन आ जाती है, इमोशनल इनहिबिशन आ जाती है, या फिर वो या फिर वो एक्स्ट्रा सीकिंग आ जाती है, एक्स्ट्रा सीकिंग हो जाती है, न्यूरोटिक नीड वो चीज़ बन जाती है, और फिर वो एक्स्ट्रा वो सारा वो चीज़ ना करता है। ठीक, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। या तो ओवर ग्रेटिफिकेशन भी हो सकती है, या फिर अंडर ग्रेटिफिकेशन भी हो सकती है कि वो बच्चा वहाँ पे फुलफिल, उसकी नीड्स नहीं फुलफिल हुई। उसके अलावा इसकी टियोलॉजी में क्या है कि अगर फैमिली की हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है, क्रिमिनोलॉजी है कि क्रिमिनल्स नहीं हैं उसके, कोई पेरेंट या फिर सब्सटेंस यूज़ हुआ करता है, अब्यूज़ करता है उसका कोई पेरेंट, या फिर उस बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, या उस बच्चे को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, माल ट्रीटमेंट हुआ है उस बच्चे का, उसके केयर गिवर ने उसका सही से ध्यान नहीं रखा। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, इन सब चीज़ों की वजह से भी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर हो सकता है एटलीस्ट। और ये जो सा है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, ये डायग्नोस हो सकता है एटलीस्ट कम से कम 9 महीने के बच्चे को, कम से कम 9 महीने के बच्चे को ये डायग्नोस हो सकता है और ऑनवर्ड। और इसकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो से होती है वो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मतलब कि असेसमेंट्स भी होती हैं, कुछ स्पॉटिंग सिम्टम्स भी होते हैं जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए हुए हैं, जो कि हम अच्छे से कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे भी। और इसकी अगर हम प्रिविलेंस भी आगे आ जाएगी, वहाँ पे भी बात करेंगे। डेवलपमेंट एंड कोर्स में भी हमने बात कर ली कि इस बच्चे के फर्स्ट मंथ जो सा लाइफ होता है ना, तो अगर फर्स्ट मंथ में एक बच्चे की ज़िंदगी के पहले महीने में ही उसको निगलेक्टेंस देखने को मिले, तो वो कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर लेटर ऑन द लाइफ, मतलब 9 मंथ के बाद या बिटवीन द 9 मंथ, इसके सिम्टम्स जो से हैं, क्लिनिकल फीचर्स जो से इस डिसऑर्डर के वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं 9 महीने से 5 साल के अंदर अंदर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर एब्सेंट टू मिनिमल अटैचमेंट बिहेवियर्स होते हैं, और वो सभी चीज़ें जो सी हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के जो सी फीचर्स आ रहे होते हैं, जिनमें हम आफ्टर 5 ईयर्स या फिर आफ्टर 9 मंथ्स भी ये डायग्नोसिस दे सकते हैं। सबसे पहले ए सिप्टम हम देखते हैं। ए सिप्टम में कहा गया है, ए सिप्टम में कि कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनहिबिटेड इमोशनली विदड्रॉन बिहेवियर टुवर्ड अडल्ट केयर गिवर्स मैनिफेस्टेड बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग, कि वो चाइल्ड रियरली या मिनिमली, कि बहुत कम या फिर बहुत कभी कभार कंफर्ट सीख करता है जब वो परेशान हो, डिस्ट्रेस्ड हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई चोट वगैरह लगी हो, कोई बहुत ही मजबूरी की बात हो, वो बच्चा फिर भी कंफर्ट सीख करने अपने केयर गिवर के पास या पेरेंट के पास नहीं जाता। अमूमन तौर पे अगर हम देखें, वो बच्चे जिनका ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होता है ना अपने पेरेंट्स या केयर गिवर्स के साथ, वो अपनी हर बात, अपनी छोटी छोटी बातें भी अपने केयर गिवर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसे नहीं कर रहे। तो ये फर्स्ट सिम्टम है।
सेकंड है द चाइल्ड रियरली और मिनिमली रिस्पॉन्ड टू कंफर्ट व्हेन डिस्ट्रेस्ड। अब वो बच्चा, अगर उस बच्चे को कंफर्ट किया भी जा रहा है, वो परेशान है, चोट लगी है, सबके सामने हुआ है और उस बच्चे को कंफर्ट किया जा रहा है केयर गिवर के साथ या किसी दूसरे बंदे के साथ, लेकिन वो फिर भी उस कंफर्ट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। एक था इस कंफर्ट नहीं ले रहा, दूसरा उस कंफर्ट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। B criteria, a persistent social and emotional disturbance characterized by at least two of the following के persistent social and emotional disturbance के मुसलसल सोशली और इमोशनल डिस्टर्बेंस वो बच्चा फेस कर रहा है। और यहाँ पे 3 जो उनसे आगे सिम्टम्स दिए गए हैं, इन दोनों में से 2 जो उनसे होना कम लाजिम है। ठीक है, पहले में दोनों होंगे, दूसरे में 3 हैं, तीनों में से 2 होंगे। मिनिमम सोशल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस टू अदर्स के वो मिनिमली बहुत कम अपने सोशल में या फिर दूसरे लोगों के साथ सोशली और इमोशनली रिस्पॉन्स करता है। ठीक, सेकंड है लिमिटेड पॉजिटिव इफेक्ट्स कि बहुत कम पॉजिटिव इमोशंस को शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है। उसके बाद थर्ड है एपिसोड्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी, सैडनेस और फियरफुलनेस के चिड़चिड़ापन, उदासी और खौफ और डर जो उनसे ये भी वो शो करता है नॉन थ्रेटनिंग इंटरेक्शंस में कि ऐसी उसकी किसी अडल्ट केयर गिवर के साथ कोई भी इंटरेक्शन हो तो वो चिड़चिड़ापन, उदासी या खौफ शो करता है जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, और ये एपिसोड्स की सूरत में आते हैं। इन तीनों में से कोई 2 भी होंगे तो हमारा क्राइटेरिया भी टिक हो जाएगा। उसके बाद सी है द चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंसड अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ इनसफिशिएंट केयर एज एविडेंट बाय एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब है सोशल निगलेक्ट और डिप्रीवेशन। अब यहाँ पे टियोलॉजी की ही बात आ गई कि उस बच्चे में या तो सोशल निगलेक्ट हुआ है या डिप्रीवेशन थी इन द फॉर्म ऑफ परसिस्टेंट लेक ऑफ बेसिक इमोशनल नीड्स फॉर कंफर्ट, स्टिमुलेशन एंड अफेक्शन मेट बाय द केयर गिविंग अडल्ट। के केयर गिविंग अडल्ट जो कंफर्ट को, स्टिमुलेशन और अफेक्शन एक बच्चे के लिए, एक इन्फेंट के लिए शो करता है, वो उस बच्चे को कहीं ना कहीं नहीं मिली या उस बच्चे की वो ग्रेटिफाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से अब उसमें कोई कमी रह गई है, जिसमें उसमें कोई डिप्रीवेशन रह गई है और वो सोशली भी निगलेक्ट फील करता है। इस वजह से हो सकता है ये कोई मसला, और इनमें से कोई एक भी वजह है ना उस बच्चे की हिस्ट्री में या फिर कहीं पे भी, तो हम इसको क्राइटेरिया सी भी टिक कर देंगे। अब नंबर 2 में हम देखते हैं रिपीटेड चेंजेस ऑफ प्राइमरी केयर गिवर्स दैट लिमिट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म अ स्टेबल अटैचमेंट कि उसके केयर गिवर्स थे लाइक फोस्टर केयर्स, फ्रिक्वेंटली फोस्टर केयर्स उसकी चेंज की गई हैं, फ्रिक्वेंटली उसके केयर गिवर्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से उसका किसी एक केयर गिवर के साथ सच एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होती, एक अटैचमेंट उसकी बिल्ड ही नहीं होती, तो उसको वो अटैचमेंट फॉर्म करनी नहीं आई। ठीक है, रियरिंग इन अनयूजुअल सेटिंग्स दैट स्वेयरली लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर्म सेलेक्टिव अटैचमेंट इंस्टीट्यूट विद हाई चाइल्ड टू केयर गिवर रेशोज। अब यहाँ पे क्या है, रेयरिंग इन अनयूजुअल सेटिंग के एक यूजुअल सेटिंग में जो कि स्वेयरली लिमिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे कोई इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं है और एक सिलेक्टिव अटैचमेंट ही है उस बच्चे के लिए, तो उस वजह से भी मे बी वो सच चीज़ों पे अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। उसके बाद हम क्राइटेरिया डी देखते हैं। द केयर इन क्राइटेरिया सी इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्ब्ड बिहेवियर इन क्राइटेरिया ए। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया ए में डिस्टर्ब्ड बिहेवियर्स देखे थे। वो क्या थे कि वो ना किसी दूसरे से कंफर्ट सीख कर रहा है, ना किसी दूसरे के कंफर्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और क्राइटेरिया सी में हमने रीजंस देखे। आप कह रहे हैं कि क्राइटेरिया सी की वजह से जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो क्राइटेरिया ए को फुलफ़िल कर रहे हैं, और वो जो डिस्टर्बेंस है क्राइटेरिया ए की वो स्टार्ट हो रही है क्राइटेरिया सी से। ठीक है, और जो बच्चे का जो सारा डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक, और ये जो उसे डिस्टर्बेंस है ना, ये 5 साल पहले से शुरू हो गई होनी चाहिए, और 5 साल पहले से ही ये डिस्टर्बेंस उस बच्चे की शुरू हो गई होगी, और ये एटलीस्ट 9 महीने के बच्चे को कम से कम 9 महीने के बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं। 9 महीने से ज़्यादा बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं। 9 महीने से कम के बच्चे को हम डायग्नोस नहीं कर सकते। 9 महीने के बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं या 9 से ज़्यादा के। 9 महीने से कम के बच्चे को हम ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स हैं, वो स्पेसिफायर्स देख लेते हैं। परसिस्टेंट दिस डिसऑर्डर हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर मोर देन 12 मंथ्स के 12 मंथ्स में मुसलसल उसको ये चीज़ देखने में आई है। स्पेसिफाई करंट सेवेरिटी
रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर इज स्पेसिफाइड एज वेयर व्हेन अ चाइल्ड एग्जिबिट ऑल सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर। अगर एक बच्चा तमाम तर सिम्टम्स जो कि हमने डिसऑर्डर में बात की है शो कर रहा है, इट्स मीन के हाई लेवल रिलेटिवली हाई लेवल सिम्टम्स हैं। इसकी प्रिवलेंस देख लेते हैं। इसकी प्रिवलेंस है, द प्रिवलेंस ऑफ रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर इज़ अननोन। इसकी ऐसा प्रिवलेंस इतनी ख़ास हमें पता नहीं है, लेकिन ये डिसऑर्डर जो सा रेयरली और रिलेटिवली देखने में आया क्लिनिकल सेटिंग्स में। और ये डिसऑर्डर जो सा ये यंग चिल्ड्रन में एक्सपोर्ट होता है टू स्वेयर निगलेक्ट बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन फोस्टर केयर और रेस्ड इन इंस्टीट्यूट्स। जो इंस्टीट्यूट्स में मतलब बोर्डिंग्स वगैरह में या फोस्टर केयर में बच्चे पलते हैं, उनमें देखने को आया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया उन बच्चों को। Disorder is uncommon, usually occurring in less than 10% of the neglected children। कि ये काफ़ी अनकॉमन है, और निगलेक्टेड बच्चों में भी 10%, मतलब कि अगर 100% निगलेक्टेड बच्चे हैं ना, 100% निगलेक्टेड बच्चों में से सिर्फ 10% निगलेक्टेड बच्चों में ये चीज़ देखने में आई है, इवन इन केस ऑफ स्वीयर निगलेक्ट, और स्वीयर निगलेक्ट के केसेस में देखने में आई है। उसके बाद हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही आ गया, और इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि सीरियस सोशल निगलेक्ट है, डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट जो सी है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की, वो उसके अकॉर्डिंग। तो फिर रिस्क फैक्टर जो सा है, यही एक रिस्क फैक्टर जो सा इस डिसऑर्डर का अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। द मेजोरिटी ऑफ स्वेयरली निगलेक्टेड चिल्ड्रन डू नॉट डेवलप द डिसऑर्डर। कि अक्सर स्वेयरली निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी मेजोरिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि अगर 100% स्वेयरली निगलेक्टेड बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 10% बच्चों में ये पाया जाएगा, मतलब हर 100 में से 10 लोगों में है ये सिर्फ। Prognosis for children with the disorder appears to depend on the quality of the caregiving environment following serious neglect। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते हैं। सबसे पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो सोशल बिहेवियर होते हैं उन बच्चों के, और लेकिन रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में की फीचर जो सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है, लाइक वो रिलेशनशिप नहीं ऐसा बिल्ड कर पाते या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, स्पेशली यंग चिल्ड्रन जो होते हैं। हैदर कंडीशन कैन मैनिफाइड डेपेंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डिलेज and impairments in social reciprocal. As a result, reactive attachment disorder must be differentiated from autism spectrum disorder. These two disorders can be distinguished based on the differential histories। कि यहाँ पे हिस्ट्रीज़ की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। निगलेक्ट की हिस्ट्री है, अगर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की हिस्ट्री है, रिचुअलाइज्ड बिहेवियर्स हैं कि नहीं हैं, और स्पेसिफिक डेफिशिट सोशल कम्युनिकेशन है कि नहीं है, सिलेक्टिव अटैचमेंट बिहेवियर्स हैं कि नहीं है, उन चीज़ों की बेस पे हम देख सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डेवलपमेंटल डिलेज ऑफन ए कंपनी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के। डेवलपमेंटल डिलेज के साथ रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर हमें देखने में आता है, कोअकर है, बट दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द डिसऑर्डर। लेकिन ये हम इसको डिसऑर्डर के साथ कन्फ्यूज नहीं करेंगे। जो से बच्चे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ होती हैं, वो सोशल इमोशनल स्किल्स, कंपेरेबली कॉग्निटिव स्किल्स एग्जिबिट करते हैं। वो सोशल इमोशनल स्किल्स को एग्जिबिट करते हैं, ऑल्दो वो कॉग्निटिव स्किल्स को ऐसा डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते, और प्रोफाउंड रिडक्शन होती है उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स में, और इमोशनल रेगुलेशन डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं उन बच्चों में, लेकिन वो एविडेंट होती हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के साथ। इन एडिशन, डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन हु हैव रीच्ड अ कॉग्निटिव एज ऑफ 7 to 9 months शुड डेमोस्ट्रेट सिलेक्टिव अटैचमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद हम देख लेते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डिप्रेशन जब यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन पॉजिटिव इफेक्ट्स, कि वो पॉजिटिव इमोशंस नहीं शो करते। लिमिटेड एविडेंसेस होते हैं सजेस्ट कि उसमें बच्चे को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, हैव इम्पेयरमेंट्स इन अटैचमेंट। उनकी अटैचमेंट पहले उसने बिल्ड की होगी अपनी अटैचमेंट ना कहीं पहले वो उन लोगों के साथ और उन चीज़ों के साथ अटैच्ड होगा, लेकिन बाद में जाके वो इम्पेयरमेंट आई है उन रिलेशनशिप्स में। यंग चिल्ड्रन हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्टिल शुड सीक। अब वो बच्चे जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हैं, वो कंफर्ट भी सीख करेंगे अपने केयर गिवर से, और रिस्पॉन्ड भी करेंगे उस कंफर्ट को। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में होगा, वो लोग सीख करेंगे,
वो लोग अटेंशन को सीक करेंगे, मे बी उन चीज़ों को मेंटेन ना कर पाएँ, लेकिन अटेंशन सीक करेंगे। सिलेक्टिव अटैचमेंट अब यहाँ मतलब कि हमने बात की है ना कि वो लोग सिलेक्टिव अटैचमेंट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद कॉमोर्बिडिटीज़ की बात कर लेते हैं। कॉमोर्बिडिटीज़ में हमने बात की थी कि वो बच्चे जो निग्लेक्ट के साथ हैं, कॉग्निटिव डिलेज़ के साथ हैं, लैंग्वेज डिलेज़ के साथ हैं, स्टीरियोटाइपीज़ के साथ हैं, वो ये सारी चीज़ें को-ऑकर होंगी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के साथ। उसके बाद हमने बात की वो बच्चे जो कि मालन्यूट्रिशन के साथ हैं, उनमें भी इस डिसऑर्डर के साइंस हो सकते हैं। इंटरनलाइज़िंग सिम्पटम्स ऑल्सो में को-ऑकर विद रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। उसके अलावा हमने बात की अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक्सटर्नलाइज्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके भी वहाँ पे भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, वो भी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के साथ हो सकते हैं। और आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, जो आपको कोई बात है समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।